जून 2025 की वो काली अंधेरी रात। इस समय दुनिया तो अपनी धुरी पर सामान्य रूप से घूम रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट के ऊपर आधी रात के अंधेरे में एक ऐसा ऑपरेशन आकार ले रहा था जिसने जियोपॉलिटिक्स का मैप हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा हमला जिसने ईरान के परमाणु सपनों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये कहानी है अमेरिका की, ये कहानी है B-2 बॉम्बर विमान की, ये कहानी है ईरान में मची तबाही की, ये कहानी है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो केवल 25 मिनट तक चला, लेकिन जिसके निशान सदियों तक रहेंगे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी तह तक जाना होगा और समझना होगा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये हमला क्यों किया और इस हमले में इजराइल का क्या रोल है। शुरुआत होती है फिलिस्तीन मुद्दे से। अब जिनको नहीं पता कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आखिर विवाद क्या है, डिटेल में इस पर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के रेफरेंस के लिए बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्षेत्रीय सीमा को लेकर उसी तरह का विवाद है जिस तरह का भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर और POK को लेकर है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मुख्य 4 जगह हैं जो दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ बनी हुई है: वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, ईस्ट यरूशलेम एंड गोल्डन हाइट्स। इनमें से केवल गाजा पट्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों जगह एट प्रेजेंट इजराइल के अंडर में आती है और गाजा स्ट्रिप पर फिलहाल फिलिस्तीन ने कब्जा कर रखा है। अब इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों देशों के क्षेत्रीय विवाद में ईरान अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है, इसके कुछ मुख्य कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ईरान और फिलिस्तीन दोनों OIC के मेंबर है। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम कंट्रीज। यह विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसमें दुनिया भर के 57 मुस्लिम देश शामिल है। ईरान और फिलिस्तीन दोनों के इस संगठन का मेंबर होने की वजह से फिलिस्तीन पर हुए हमले को ईरान समेत सभी 57 मुस्लिम देश अपने ऊपर हुआ हमला मानते हैं। यानी कि अकेला ईरान नहीं, ईरान के अलावा 56 अन्य मुस्लिम देश भी फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर इजराइल के विरोध में है। लेकिन इनमें ईरान इतना ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि ईरान अपने आप को इस्लामिक देश के सबसे बड़े लीडर के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यहाँ तक इजराइल और ईरान की दुश्मनी इतनी ही थी जितनी इजराइल की अन्य 56 मुस्लिम देशों के साथ थी। लेकिन इस दुश्मनी में सबसे बड़ी आग लगाने वाली चिंगारी थी ईरान का परमाणु परीक्षण। इजराइल और अमेरिका को पक्का यकीन था कि ईरान चुपचाप परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान जैसे कट्टरपंथी देश का परमाणु बम हासिल करना यानी पूरी दुनिया में तबाही का आना। इजराइल ने यह परीक्षण रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। इसी वजह से दुनिया भर में कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों के बड़े सीक्रेट तरीके से मर्डर की खबरें सामने आई। इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर कई तरह के साइबर हमले भी करवाए गए। अब चूंकि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसलिए जब इजराइल ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए फिर भी ईरान पीछे नहीं हटा, तो अमेरिका ने बीच में कूदकर ईरान के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। लेकिन जब किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने स्ट्रिक्ट एक्शन में आते हैं। Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. अमेरिका की चेतावनी साफ थी कि या तो ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोकेगा या फिर अमेरिकी हमले का सामना करेगा। ईरान नहीं माना और यहीं से शुरू होता है काली रात के साए में तबाही का वो खौफनाक मंजर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक ऐसा ऑपरेशन जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी ने सबसे लेटेस्ट हथियारों के साथ इतने सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया कि दुनिया के किसी भी देश को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस योजना को सुनियोजित तरीके से अंजाम देने के लिए हमले से तकरीबन 1 से 2 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ चुनिंदा सीनियर ऑफिसर्स के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग करते हैं और हमले में दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर विमानों में से एक माने जाने वाले B-2 स्पिरिट बॉम्बर को इस ऑपरेशन के लिए फाइनल करते हैं और यहीं से इतिहास के पन्नों में लिखी जाने वाली एक कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी की रीढ़ की हड्डी
या मुख्य किरदार जिसके बारे में बात करें तो वो था एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ फाइटर विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर। $2 बिलियन यानी कि लगभग 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत का ये विमान दिखने में किसी कटे हुए हीरे जैसा लगता है, जिससे रडार की वेव्स इसके ऊपर से बाउंस कर जाती है और बची हुई रडार की किरणों को इसकी बॉडी की आउटर सरफेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि इसकी आउटर सरफेस एल्यूमिनियम या लोहे की नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के कार्बन की बनी हुई होती है, जिससे ये रडार की वेव्स को एब्जॉर्ब तो करता ही है, इसके साथ ही यह हल्का और मजबूत भी होता है। इस विमान की खासियत दुश्मन के रडार पर इस जहाज को लगभग अदृश्य बना देती है, और यदि यह जहाज रडार पर दिखेगा भी तो मात्र एक छोटे धूल के कण जितना ही दिखेगा, जिसका सीधा सा मतलब होता है सरप्राइज अटैक। यह बॉम्बर विमान अपने अंदर 18,000 किलोग्राम तक विस्फोटक सामग्री ले जा सकता है और बिना रुके लगातार 11,000 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज कवर कर सकता है। हवा में ही फ्यूल भरने की क्षमता के कारण यह दूसरे किसी भी विदेशी एयरबेस की हेल्प लिए बिना ही दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकने में सक्षम है। इसका नेविगेशन और टारगेटिंग सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि घने से घने अंधेरे और खराब से खराब मौसम में भी यह टारगेट पर सटीक हमला कर पाने में सक्षम है। 21 जून 2025 की वो काली रात जब अमेरिका के मिसौरी में स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर हलचल शुरू हुई। रात के सन्नाटे को चीरते हुए 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। ईरान को चकमा देने के लिए कुछ B-2 बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर की ओर भेजा गया ताकि ईरान भ्रमित हो जाए, लेकिन कुछ दूसरे अन्य बॉम्बर्स अटलांटिक, भूमध्य सागर और मिडिल ईस्ट के ऊपर से चुपचाप अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। यह तकरीबन 18 घंटे की लंबी उड़ान थी, जिसमें अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए बार बार हवा में ही फ्यूल भरा गया। 22 जून की तड़के सुबह जब आसमान में हल्का अंधेरा छाया हुआ था और ईरान में सभी लोग अपनी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक से ईरान के इस्फहान शहर के पास आसमान में एक बड़ी तेज रोशनी दिखाई देती है। यह शुरुआत थी B-2 बॉम्बर्स के ईरान के हवाई क्षेत्र में एंट्री करने की। समय था सुबह के तकरीबन 2:10। B-2 बॉम्बर ईरान के फोर्डो शहर के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है। ये ठिकाने शहर से दूर जमीन के कई फीट नीचे अंडरग्राउंड में स्थित थे। इन ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से 2 GBU-57 बम गिराए जाते हैं। ये कोई साधारण बम नहीं थे, ये 60 मीटर मोटी कंक्रीट और 25 मीटर गहरी मजबूत चट्टान को चीरते हुए सैकड़ों फीट नीचे जाकर भयानक विस्फोट करते हैं। इनका टारगेट था ईरान में जमीन के कई फीट नीचे अंडरग्राउंड में स्थित परमाणु ठिकानों को तबाह करना। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। रडार की स्क्रीन पर अजीबोगरीब पैटर्न बन रहे थे और कभी कभी तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ईरानी सेना के सीनियर ऑफिसर्स का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था कि तभी अमेरिकी फाइटर जेट्स एक और सरप्राइज देते हैं। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ईरान के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इनएक्टिव करने के लिए अपनी हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल छोड़ते हैं और ईरान के रडार सिस्टम को भी निष्क्रिय कर देते हैं। अब अगले 25 मिनट तक आकाश में केवल धमाकों की गड़गड़ाहट थी। B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो और नतांज के परमाणु ठिकानों पर कुल 14 MOP बम गिराए। हर बम के साथ ईरान के परमाणु सपने का एक हिस्सा ढहता जा रहा था। ये वो बम थे जिनका अमेरिका ने पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया था। जब सुबह हुई तो इस्फहान, फोर्डो और नतांज के परमाणु ठिकाने केवल मलबे का ढेर बन चुके थे। ईरान जागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सबसे महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र जो कई सालों की मेहनत से और अरबों डॉलर खर्च करके बनाए गए थे, अब केवल इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। इस हमले ने साबित कर दिया है कि दुनिया में कोई भी अंडरग्राउंड ठिकाना, चाहे वो कितना ही नीचे, कितना ही गहरा और दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अमेरिका की नजरों से सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, लेकिन स्वीकार किया कि उसे काफी नुकसान हुआ है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह एक संदेश था, एक चेतावनी थी। इसने दिखाया कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जा सकते हैं, तेजी से, चुपचाप और विनाशकारी सटीकता के साथ। क्या यह हमला मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगा या इसने केवल और अधिक तनाव को जन्म दिया है? क्या अमेरिका के पास परमाणु प्रसार को रोकने का यही केवल एकमात्र तरीका था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने नाजुक है और शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। आधी रात के उस हमले ने भले ही एक युद्ध को टाला हो, लेकिन यह एक तरह के नए युद्ध के दरवाजे भी खोल गया है। आप इस
ऑपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या यह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।